नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 5 के होमवर्क डिस्कशन में। इसमें होमवर्क था अपना क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सवाल नंबर C1, C2 एंड सो ऑन। तो आगे बढ़ते हैं, C1 से खेला स्टार्ट करते हैं। बॉम्ब फटने वाले सवाल है, मतलब बॉम्ब फटने वाले सवाल अपने खूब सारे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपसे ये सारे हो गए होंगे, वैसे कोई नहीं हुआ हो तो देख लेना वीडियो सॉल्यूशन। A projectile is fired from gun at an angle of 45 degree with the horizontal with a speed of 20 meter per second relative to the ground. At the highest point of its flight, projectile explode into two fragments of equal mass. मतलब एक बॉम्ब फेंका गया है जिसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंका है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो फूट जा रहा है दो इक्वल पार्ट में। बहुत बढ़िया भाई साहब, इससे अपन बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मास रहा होगा 2m और वो जब फूटा होगा तो mm में तब्दील हो जाएगा, है ना। तो ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये फूट गया है दो इक्वल पार्ट में और दोनों का मास हो जाएगा mm और इसकी रफ्तार जो है वो दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल आपके पास है 45 डिग्री। एंगल क्या है? 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल रफ्तार आएगी वो 20 कोस 45 डिग्री यानी कि 10√2 और इतनी ही आपके पास वर्टिकल में इनिशियल रफ्तार आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो रफ्तार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यानी कि बॉम्ब के फूटने से जस्ट पहले जब ये 2m वाला बॉम्ब होगा तब इसकी वर्टिकल में रफ्तार 0 हो जाएगी क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है और हॉरिजॉन्टल में इसकी रफ्तार रहेगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। बॉम्ब कहां फट रहा है? बॉम्ब प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे फट रहा है। अब आगे बोल रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट इन द फ्लाइट प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स। वन फ्रेगमेंट whose initial speed is 0 falls vertically। मान लो कि ये वाला जो भाई साहब है आधा पार्ट है इनकी, ये रुक जाता है, रुक जाएगा तो फिर थोड़ी देर बाद में ये गिर जाएगा। इनिशियल रफ्तार इसकी क्या दी हुई है? 0 दी हुई है। How far from the gun does the other fragment land assuming the horizontal ground and take g is equal to this। ये तो ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो क्या चीज होगा? बॉम्ब के फटने से जस्ट पहले और फटने के जस्ट बाद में क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि x, y और z क्या तीनों डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। काय को? वर्टिकल में तो mg लग रहा है ना भाई साहब, लेकिन उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के दौरान जब बॉम्ब फटा होगा तो अंदर का फोर्स बहुत ज्यादा होगा और वो इंपल्सिव होगा। mg कांस्टेंट फोर्स है, उसका कोई खास इफेक्ट आने वाला नहीं है। बॉम्ब के जस्ट फटने से पहले और फटने के बाद में भी अपन y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं बहुत छोटे dt इंटरवल के लिए। खैर अगर अपन ध्यान से देखें तो वर्टिकल में इनिशियली जो बॉम्ब के फटने से पहले कोई मोमेंटम नहीं था तो बाद में भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला तो भाई साहब रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो m है इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रफ्तार होगी, हॉरिजॉन्टल में रफ्तार होगी। मैंने कहा अच्छा कितनी होगी? कोई भी अंधा आदमी बता देगा क्योंकि pi इज इक्वल टू p फाइनल होना चाहिए। pi की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m इंटू 10√2, 2m इंटू 10√2। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दैट मस्ट बी इक्वल टू नाउ m इंटू v है तो m ने m की बत्तियां गुल कर दी है। हमारे पास रफ्तार क्या आ गई है? 20√2 मीटर पर सेकेंड। किसकी रफ्तार है भाई साहब? इसकी रफ्तार है जो आधा वाला फ्रैक्शन बचा हुआ है। अच्छा ये कहां जाके गिरेगा? मैंने कहा ये थोड़ा ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अच्छा ये बात बताइए सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरेगा? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास यहां आके गिरेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मोशन पे बाकी कुछ इफेक्ट बॉम्ब के फटने से होने वाला नहीं है क्योंकि बॉम्ब के फटने पे जो भी घटना हुई है वो इंटरनल फोर्सेस से हुई है। उसका सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेंटर ऑफ मास आज भी यहां आके गिरेगा। ये वाला पार्ट जो है वो टिक 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 यहां आके गिर जाएगा m मास और दूसरा वाला m मास किधर गिरेगा? आप खुद सोच के बताइए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आए तो ये वाली दूरी r/2 हमको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका मास m है, इसका मास m है तो ये यहाँ कहीं आके गिरे और भाई साहब मास अगर बराबर है तो ये दूरियां भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली दूरी भी r/2 होना चाहिए। r क्या है यहाँ पे? r है आपके इस प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ आके गिर रहा है। अब आप सवाल पे आ जाइए। सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द गन डज द अदर फ्रेगमेंट लैंड है। मतलब यहां से फेंका गया था तो ये टोटल दूरी आपसे पूछी गई है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी r हो गई है और आगे का है r/2 तो आपका आंसर होना चाहिए 3r/2। अब सवाल उठता है कि r कैसे पता करेंगे? कोई भी आदमी r प्राप्त कर लेगा। r आपके लिए क्या होता है? 2u² sin थीटा
cos थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी, या फिर इसी को स्टाइल मार के अपन 2ux uy डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2ux आपके पास क्या है 10 रूट 2 है, uy क्या है 10 रूट 2 है, 2 इंटू 10 रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई आपके पास 10 आ जाएगा, 10 ने 10 की बत्तियां गुल कर दी, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 आपके लिए 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 करेंगे तो ये कार्यक्रम आपके लिए 40 आ जाएगा। यानी रेंज आपकी है 40 मीटर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये वाली दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की ये दूरी d चाहिए, जो कि हो जाएगा 3/2 इंटू 40, यानी कि आपके पास आपका आंसर होगा 60 मीटर। क्या होगा, एक पार्ट आपका यहां गिर जाएगा r/2 की दूरी पे, r/2 की दूरी के मतलब 20 मीटर की दूरी पे एक पार्ट गिरेगा, दूसरा पार्ट जो है यहां से 60 मीटर की दूरी पे गिरेगा, और सेंटर ऑफ मास आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज वाली दूरी पे जाके गिरेगा, जो कि है 40 मीटर। हालांकि इस तरह का सवाल हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि ये सब का सही हुआ होगा। थोड़ा आसान इसलिए था कि ये इक्वली दो पार्ट्स में टूटा है, बाकी इक्वली नहीं भी होता, मान लो कि 2:1 में टूटता तो भाई ये दूरी और ये दूरी सेम नहीं होती, लेकिन पता तो कर ही लेते, अरे भाई ये r1 होता, ये r2 होता, ये m1 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये r1 ये r2, तो हम r1 और r2 पता कर लेते हैं ना। ये टोटल दूरी मान लो कि r है, तो ये अब टोटल दूरी r है, तो अगर r1 पता होगा, m1 m2 पता होगा, तो r पता कर लेंगे, r पता कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा आराम से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले वाले सवाल पे पढ़ते हैं। C1 के बाद अगला सवाल है अपने पास C2। C1 के बाद में अगला सवाल है हमारे लिए C2। C2 भी सिमिलर टाइप का ही सवाल है, बॉम्ब फटने वाला ही सवाल है। इस लेक्चर में ज्यादातर सवाल जो है इसी तरह के एक्सप्लोजन वाले सवाल थे। करना कुछ नहीं है, बस आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, क्योंकि बॉम्ब का फटना इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा बॉम्ब के फटने और बॉम्ब के फटने के जस्ट बाद में। डायरेक्शन भले ही कोई सी भी हो, एक्स वाई एंड जेड है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 C2 वाला सवाल। सवाल नंबर 2 C2। अच्छा भाई साहब, a particle of mass 2m is projected at angle of 45 degree with the horizontal with a speed of 20 root 2 meter per second. After 1 second explosion takes place and particle is broken into 2 equal pieces। एक पार्टिकल है भाई साहब, हो जिसका मास क्या है 2m है, इसका मास क्या है 2m का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन 45 डिग्री के एंगल पे भेज रहे हैं। कोई सा भी मार्कर सही से नहीं चल रहा यार, कोई बात नहीं। इसको अपन फेंक दे रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। अच्छा हाँ, और रफ्तार वही है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल रफ्तार इधर की तरफ आ जाएगी आपके लिए 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली इनिशियल रफ्तार क्या हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आफ्टर 1 सेकेंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। हालांकि इसका जो पाथ है वो इस तरह का होता, अगर मतलब सेंटर ऑफ मास का तो हमेशा ऐसा ही होने वाला है, और बाकी अगर 2m पूरा का पूरा ऐसे गया होता तो इसी पाथ से जा रहा होता, लेकिन कुछ घटना हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो घटना हो रही है 1 सेकेंड पे। घटना कब हो रही है 1 सेकेंड पे हो रही है। 1 सेकेंड के बाद में ये कितना, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2uy/g होता है, यानी कि 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड का मतलब यहाँ पहुंचते 2 सेकेंड लगते, इसका मतलब कहीं यहाँ पहुंचा होगा t=0 पे, यहाँ से भेजा गया था, t=1 सेकेंड पे यहाँ पे धमाका हो जाता है। धमाके के जस्ट पहले इसका मास 2m एक साथ रहा होगा, इसके पास इधर की तरफ जो रफ्तार थी वो 20 ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल में इसकी रफ्तार 20 नहीं रही होगी, कितनी हो जाएगी v=u+80 एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 10 इंटू टाइम 1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आपकी रफ्तार हो जाएगी। बॉम्ब के फटने से पहले इसकी रफ्तार वर्टिकल में थी 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल में थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिएगा तो सवाल आपको बोल रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन 1 पार्ट कम्स टू रेस्ट। मतलब जो है ऐसा हुआ भाई साहब कि ये जो m और m के 2 पार्ट्स में टूटा है, इसमें से ये तो रेस्ट में है ना, जस्ट बॉम्ब के फटने के बाद में। तो इसका तो PI और PI = P फाइनल करने में
रोल बिल्कुल जीरो सा हो गया है। बाकी सारा काम किसको संभालना होगा, मैंने कहा इस m को संभालना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास हॉरिजॉन्टल में भी रफ्तार होनी चाहिए और वर्टिकल में भी रफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब बॉम्ब के फटने से पहले ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं था, कहीं और था। इसका मतलब इसका पास लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में भी था और वर्टिकल में भी था। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल में Pi = P फाइनल अगर मैं लगाता हूं तो मेरे लिए पहले क्या था, मैंने कहा मास था 2m, रफ्तार थी 20, दैट मस्ट बी इक्वल टू m into v1। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, v1 की वैल्यू आपके लिए आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे v2 प्राप्त करना है। v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, मैंने कहा वर्टिकल में Pi = P फाइनल बोल देता हूं। वर्टिकल में Pi क्या था आपके लिए, मास है 2m, रफ्तार थी 10, दैट मस्ट बी इक्वल टू m into v2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो m ने m की बत्तियां गुल कर दी है ना। 2m मास था, रफ्तार 10 थी, तो 2m into 10 मस्ट बी m into v2 है। तो यहां से v2 की वैल्यू आपके लिए आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पार्ट तो आराम करेगा, रुक गया है, दूसरा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, नीचे की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये जा रहा है कि हमेशा ऐसे जाता रहेगा क्या, नहीं, ये मतलब एक्सप्लोजन के जस्ट बाद की घटना है। हालांकि ये v1 जब तक गिरेगा नहीं तब तक 40 रहेगा अब, लेकिन ये 20 थोड़े टाइम बाद में कुछ और हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब ये कुछ ऐसे जाने वाला है और यहाँ जाके गिरेगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे सवाल में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द अदर पार्ट है। ये तो थोड़ी देर बाद में ऐसे गिर के टक से यहाँ आ जाएगा। इसने तो मैक्सिमम हाइट अपनी जो की थी 1 सेकेंड तक वही होगी, है ना। लेकिन ये भाई साहब थोड़े ऊपर की तरफ जाएंगी, थोड़े और ऊपर की तरफ जाएंगी, ये वाली हाइट और इसमें ऐड हो जाएगी इसके साथ में, और टोटल मैक्सिमम हाइट में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि प्रोजेक्टाइल यहां से देखिए, हॉरिजॉन्टल में रफ्तार पता है, वर्टिकल में रफ्तार पता है, एच मैक्सिमम कैसे निकालते थे, ये वाली हाइट अगर मुझे u²/2g, u कौन सा वाला, y² डिवाइडेड बाई 2g, यानी कि 420 का स्क्वायर करेंगे तो वो 400 आ जाएगा। 2 into 10 कर दीजिए, अरे क्या हुआ, ये तो सॉल्व करके, ये आपका सॉल्व करके कितना आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है। यानी कि अभी जब ये घटना घटित हुई है, यानी 1 सेकंड पे जब बॉम्ब फटा है, उसके बाद में ये और ऊपर की तरफ जाएगा, कितना, 20 मीटर। मैंने कहा पहले ये पता कर लेता हूं कि जब ये घटना घटित हुई होगी तो वो धरातल से कितनी हाइट पे रहा होगा। धरातल से ये वाली हाइट मेरे लिए कैसे पता लगेगी, मैंने कहा s = ut प्लस हाफ at² से u की वैल्यू क्या थी, 20 थी, इंटू आपने 1 कर दिया यानी ut हो गया है, माइनस आपका 1/2 into 10t², यानी कि 1 आ गया है। 20 - 5 करेंगे तो ये 15 मीटर आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 15 मीटर की हाइट पे बॉम्ब फटा था और उसके बाद में जो एक पार्ट है उड़ के ऊपर की तरफ गया था, उसने और हाइट मैक्सिमम अटेंड की है 20। आपसे सवाल पूछ रहा है कि उसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड की है, तो कोई भी बता देगा भाई साहब कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 20 + 15, h मैक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, 20 + 15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उम्मीद है कि आप सबका ये सही हुआ होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात इसमें थी नहीं। C1 C2 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई साहब। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सवाल है B2 B2 के बारे में बात करते हैं। पहले इसको उड़ा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं। अब आगे वाले सवाल तो इजी से होंगे सारे। उड़ जा। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे लिए, B2 क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का सवाल है। B2 है हमारे पास, बॉम्ब ट्रेवलिंग इन ए पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लोड इन द मिड एयर है। सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रैगमेंट विल, अबे इतना आसान है, ये तो अपन लेक्चर में ही बात कर चुके हैं कि भैया बॉम्ब का फटना की घटना के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार नहीं होता है, वो तो इंटरनल फोर्स की वजह से फटता है। आपने यहाँ पे बॉम्ब भेज दिया है u रफ्तार और थीटा पे, तो भैया जहां भी फट जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहीं आके गिरेगा। सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ,
कवर करेगा, पैराबोलिक पाथ कवर करके वो यहाँ पे गिर जाएगा। बॉम्ब भले कितने पार्ट में टूटे, किधर भी उड़े, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसी पाथ पे आने वाला है। ये अपन लेक्चर में ही बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं भाई साहब की मूव वर्टिकली अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। अबे सेंटर ऑफ मास ऐसा क्यों करेगा, सेंटर ऑफ मास तो पैराबोलिक पाथ पे ही जाएगा। बी देखते हैं, बी बोल रहा है आपसे मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, गलत विचार है। सी आपसे बोल रहा है कि मूव इन इर्रेगुलर पाथ। मैंने कहा इर्रेगुलर क्यों बे, उसके पाथ में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस पे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, मतलब कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए ग्रेविटी के अलावा, और क्योंकि वो उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकता है। सेंटर ऑफ मास की मोशन के लिए यहाँ पे जिम्मेदार यानी कि उसको जो गाइड करने वाला है, उसको जो कैसा होगा ये डिफाइन करने वाला है, वो है आपका एक्सटर्नल फोर्स mg, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बॉम्ब का फटना इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है। इरेगुलर पाथ वाला विचार गलत है। डी में बोल रहा है कि मूव इन पैराबोलिक पाथ which the unexploded bomb would have traveled। मैंने कहा सही विचार है आपके, बहुत नेक विचार हैं। तो आप इस सवाल में ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ सकते थे, बाकी तीनों गलत बातें हैं। B2 के बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। B3 वाला सवाल है। B3 क्या है, P3 देख लेते हैं। B3 यहीं देख लेते हैं, कुछ सवालों में ज्यादा दम नहीं है। P3 क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। अच्छा, ये है आपकी धरती माता। ये क्या है, आपकी धरती माता है। आपने क्या किया है, इस यहां से एक बॉल को, मान लो कि ये स्मॉल m का है और ये कैपिटल M का है, आपने इस बॉल को दूर भेज दिया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया है ना, किसने, आपने। आप यहाँ खड़े हैं भाई साहब धरती माता पे। हमको तो ये लगता है कि हम और हमारी धरती माता पीछे की तरफ पुश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम दोनों की इनिशियल रफ्तार क्या थी, 0 थी। इनिशियल रफ्तार क्या थी, 0 थी। इसका मतलब हम दोनों का, यानी बॉल का, मेरा और धरती माता का सेंटर ऑफ मास की इनिशियल रफ्तार क्या थी, 0 थी। अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर हम तीनों को सिस्टम ले लिया जाए तो नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम तीनों का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहना चाहिए। अगर रेस्ट पे रहना चाहिए भाई साहब, तो भाई साहब ये जो स्मॉल बॉल है, ये अगर ऊपर जाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ओ, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा बॉल जब ऊपर जाती है तो हम लोग नीचे जाते क्यों नहीं है। अबे जाते होंगे ना यार। एक है बॉल का मास, ये 1 kg 2 kg 500 ग्राम इंटू एक्स, और ऊपर है धरती माता का टोटल मास। कितने ही लोग, कितने ही रॉकेट, कितनी सारी चीजें ऊपर जाती होगी, नीचे आती होगी, वो क्या धरती के, क्या कोई सिग्निफिकेंट चीज धरती के मास के सामने होगी क्या? मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं। और वैसे भी और भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि कोई और चीज नहीं है, सिर्फ हमारे बीच के फोर्सेस ही लग रहे हैं, तो यस, मतलब नीचे जाएगी। कितनी जाएगी वो तो बिल्कुल बिल्कुल नगण्य सी जाएगी, नेग्लिजिबल जाएगी। बट यस, अगर बॉल ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रही है तो धरती माता और हम दोनों नीचे की तरफ से शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो हम पूरे सिस्टम के अंदर के फोर्स की वजह से ही हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रहना है। अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो धरती को नीचे की तरफ जाना चाहिए, ताकि सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूव नहीं करे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई साहब? ये था सवाल हमारा। इसका आंसर होना चाहिए बॉल एंड अर्थ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बॉल एंड अर्थ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये आपको दिखाई देगा डी ऑप्शन में, है ना। तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। तो ये लल्लू पल्लू किस्म का सवाल था। B3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं लाला B6 पे। कौन से वाले सवाल पे? B6 पे। B6 देखिए जरा क्या है। B6 आपसे बोल रहा है, B6 आपसे बोल रहा है, B6 आपको बोल रहा है कि बॉडी एड्रेस ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मासेस है। अच्छा, एक बॉडी थी मस्त एकदम आराम कर रही थी और एक दिन फट गई। एक दिन क्या हुआ, वो फट गई। कैसे फटी? 2 इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए कि ये मास M का और ये मास M का। अब आप ध्यान से देखिए कि बॉडी के फटने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? इंटरनल फोर्स जिम्मेदार है। तो अगर आप ध्यान से, पहले PI क्या था इसका? 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक पार्ट अगर इधर की तरफ v रफ्तार से उड़ रहा होगा तो दूसरा पार्ट भी उतनी ही रफ्तार से इधर उड़ेगा, तभी ना, क्योंकि मास बराबर है, इक्वल पार्ट में टूटा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तभी P फाइनल 0 आ पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब P जो है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर A और ये वेक्टर B इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होंगे, तभी तो रिजल्टेंट 0 आ पाएगा। तो इन द सेम डायरेक्शन मैंने का विचार गलत है। अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इनका विचार गलत है। इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड विचार बिल्कुल सही है। इन अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल स्पीड, इन अपोजिट डायरेक्शन विद
विद इक्वल स्पीड। काहे को कि मास सेम है, अगर मास अलग अलग होते तो फिर रफ्तार अलग अलग होती। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपके लिए, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे हमारे पास सवाल है, ये था B3 के बाद में, B3 के बाद में B6 हो गया है। चलिए 7 ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सी वाले पार्ट पे, तो C5 एंड C6 इसको उड़ा देते हैं। C5 C6 देखते हैं, देन उसके बाद इसका होमवर्क का खेला खत्म हो जाएगा, अपन अगले वाले पे चले जाएंगे भाई साहब। C5 में क्या है जरा ध्यान से देखिए, C5 देखिए जरा, C5 में ब्लॉक मूविंग इन द एयर ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स एंड द पार्ट्स सेपरेट। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। द टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। मैंने कहा बॉम्ब का फटना या ब्लॉक का फटना या किसी भी चीज का फटने में एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार नहीं है। तो इसका मतलब जस्ट फटने से पहले और जस्ट फटने के बाद में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो आपसे C1 को अगर आप सवाल कौन सा था, C5 का ना, हाँ C5। तो पहला बोल रहा है ऑप्शन कि भाई साहब जो है टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। मैंने कहा बिल्कुल मस्ट, आपका जो मस्ट लगाए हो वो विचार बिल्कुल सही है। दूसरा वाला ऑप्शन पे पढ़ते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो भैया एक बॉम्ब को जैसे अपन फेंक रहे थे ऊपर, है ना, बॉम्ब को ऊपर फेंक रहे थे तो क्या हो जा रहा था, वो फूट जा रहा था। उसके बाद Pi = P फाइनल आया था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कई बार बढ़ भी जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके एक्सप्लोजन से बहुत सारी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो बी वाला विचार गलत है। सी में देखते हैं, टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज। मैंने कहा मस्ट क्यों बे, मस्ट नॉट चेंज होना चाहिए, तो ये बात गलत है। डी ऑप्शन में देखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज। टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी भाई साहब। क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल एनर्जी वहां पे सप्लाई की है बॉम्ब के फटने के कारण। हाँ, Pi = P फाइनल रहेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली नहीं है भाई साहब। तो डी वाला विचार भी हमको सही लग रहा है। तो आपके पास इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल सवाल जो कि है C6 जो है, C6 क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। C6 देख लीजिए, ये C5 हो गया है, C6 लास्ट एंड फाइनल सवाल। C6 क्या है, C6 A cell is fired from the cannon with a speed of v at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point of its path, it explodes into 2 pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon at speed of the other part immediately after the explosion है। मैंने कहा अच्छा, पाथ को रिट्रेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सवाल आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ चीज कतई नहीं है। जरा ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि इसका मास क्या था, 2m ले लेते हैं। 2 इक्वल पार्ट में टूटा है ना, 2m का ले लें ताकि mm हो जाए। एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट, रफ्तार इसकी v थी और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या था, थीटा था। इक्वल मासेस में टूट रही है। ओहो, कहां पे फूट रही है, ऐसा काम कहां हो रहा है, क्या वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो रहा है। इट एक्सप्लोड इन 2 पीसेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, ऐसा हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप फूटने के जस्ट पहले की बात करें तो ये जो 2m है, इसकी वर्टिकल में रफ्तार 0 थी और हॉरिजॉन्टल में रफ्तार क्या थी, तो आप बोलेंगे साहब v cos थीटा थी। क्या थी, v cos थीटा थी। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो बॉम्ब फटने के बाद में हो क्या रहा है कि ये 2 इक्वल पार्ट में टूट जा रही है। एक का मास m है और दूसरे वाले का भी मास m है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भैया जो है ये जो है, इसको अगर अपना पाथ रिट्रेस करना है तो फिर इसकी इधर की तरफ रफ्तार तो पक्का v cos थीटा ही होनी चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही रहेगा t/2 और इसको इतना दूर जाना है तो रफ्तार जो इसकी v cos थीटा थी वही जस्ट उल्टी हो जाए, है ना। बाकी एक्सेलरेशन वगैरह मास पे डिपेंड तो करने वाली है नहीं। अच्छा, तभी ये लौट के वापस आके गिर जाएगा आधा मास। दूसरा वाला मास इस वाली कंडीशन में अब आप ध्यान से देखिएगा तो भैया यहाँ पे Pi = P फाइनल होना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये इधर की तरफ भाग जाएगा। वर्टिकल में इसकी कोई रफ्तार नहीं होगी क्योंकि वर्टिकल में कोई भी Pi है नहीं, है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आपके पास मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। बॉम्ब के जस्ट फटने से पहले जो है हॉरिजॉन्टल में Pi की वैल्यू यानी लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी आपके लिए,
ये वैल्यू थी आपके लिए 2m इंटू वी कॉस थीटा, 2m इंटू वी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो ये वाली वैल्यू आपके लिए होगी माइनस ऑफ एम वी कॉस थीटा, माइनस ऑफ एम वी कॉस थीटा। अच्छा, प्लस में क्या आ जाएगा आपके लिए, प्लस में आ जाएगा m इंटू वी आ जाएगा, m सारे के सारे उड़ा दीजिएगा, तो ये वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2v cos थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v cos थीटा प्लस v है। कोई भी अंधा आदमी यहाँ से बता देगा कि v की वैल्यू क्या आ रही है, 3v cos थीटा, 3v cos थीटा। तब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको 3v cos थीटा दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा, इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो उम्मीद है कि जो बॉम्ब फटने वाले तमाम किस्म के सवाल है आप उनको बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। बड़ा आसान है, मतलब है ना, बॉम्ब के फटने और बॉम्ब के फटने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में सभी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और तो कुछ है भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल ऐड करेगा उसमें, और क्या है ना, बाकी जो है सेंटर ऑफ मास वही करता रहेगा जो वो पहले कर रहा था, क्योंकि बॉम्ब का फटना इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। उम्मीद है कि आपसे ये सारे सवाल हो गए होंगे। अपन दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वाले होमवर्क डिस्कशन में, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।